लेकिन मेरा अपना मानना है, मैं पाकिस्तान के विकल्प की बात कर रहा हूँ। जी। ऐसे ऐसे हालात में और इस रेड लाइंस के मद्देनजर वो आपको इस तरह से हमला करवाएंगे आपके ऊपर में कि जहां पर मैक्सिमम डिनाइबिलिटी। तो क्या कर सकते हैं? माओवादियों से आप पर हमला करवाएंगे, खालिस्तानियों से आप पर हमला करवाएंगे, या आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश से करेंगे, नेपाल से करेंगे। अभी खबरें आ रही है कि नेपाल में काफी कुछ वहां पर ये पाकिस्तान की एक्टिविटीज वहां चल रही हैं। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से करवाएंगे, बॉर्डर स्टेट्स में नहीं करवाएंगे। हो सकता है कश्मीर में नहीं करवा के ये कहीं केरला में, साउथ में आपके लिए कर ले। तो हो सकता है कोई मैरीटाइम रास्ते से कुछ किया गया हो, मतलब प्लान किया जा रहा हो आपके सदर्न स्टेट्स में। नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपके चिर परिचित और जाने माने न केवल जियोपॉलिटिकल मामलों के, बल्कि पूरा बांग्लादेश, पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक सुलझे हुए जानकार, एक विशेषज्ञ, जिनकी लंबी सेवाएं रही हैं, जिनकी बहुत सारी पुस्तकें आ चुकी हैं और वो एक मार्गदर्शक का काम करते रहे हैं, कर्नल RSN सिंह साहब। तो उनको जोड़ लेते हैं और जोड़ करके फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सिंह साहब, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सिंह साहब, आज हम लोग पाकिस्तान पर चर्चा कर रहे हैं और 3-4 खबरें मेरे पास हैं। अभी ब्रेकिंग में चल रहा था कि तैमूर राणा ने NIA के सामने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि जब 26/11 का हमला हुआ था 2008 में, वो मुंबई में था। उसने ये भी स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट ने ही उसको जिम्मेदारियां सौंपी थी, यानी वो पाकिस्तान के ही इशारे पर काम कर रहा था। दूसरी हेडलाइन ये है कि आसिम मुनीर राष्ट्रपति बन सकते हैं, जरदारी को चलता कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान में एक बड़ा बदलाव हो सकता है। तीसरे, बिलावल भुट्टो ने जो हाफिज सईद और ये आपके जो दूसरे मसूद अजहर हैं, उनके बारे में जो बयान दिया है, उस पर भी आपकी राय चाहेंगे कि उसने कहा कि साहब, हम इनको भारत को प्रत्यर्पित करने को तैयार हैं, भारत जो है वो सबूत दे। तो भारत तो अतीत में बहुत सारे डोजियर और पता नहीं क्या क्या देता रहा है, इन्होंने कभी भारत को सपोर्ट किया नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि बिलावल भुट्टो अपनी औकात से ज्यादा बोल गया है और हाफिज सईद के बेटे का तो रिएक्शन भी आ गया है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने बयानबाजी की है। दूसरे, जितनी ये घटनाएं इस समय चल रही हैं और अगर पाकिस्तान में कोई सत्ता परिवर्तन होता है, आसिम मुनीर राष्ट्रपति बनता है, तो इसमें आप अमेरिका की भूमिका क्या देख रहे हैं और भारत पर इसके किस तरह के असर होंगे? तो ये 4-5 चीजें हैं जो मैंने शुरू में ही आपके सामने रख दी है। जी, ओवर टू यू। चौधरी साहब, आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जी, बहुत जहां स्वागत। तक जहां तक आसिम मुनीर की जो आप ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि राष्ट्रपति वो बन सकते हैं, तो मेरे ख्याल से वो क्या एक एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट होंगे? एक जमाने में एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट था, फिर एक कौन सा 18th में ऐसे अमेंडमेंट आया था कि फिर प्राइम मिनिस्टर जो था वो, मतलब ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स वेंट टू हिम। लेकिन मुझे लगता है कि इसको एग्जीक्यूटिव पावर्स दिया जाएगा, इसलिए क्योंकि अमेरिकन ऐसा ही चाहते हैं। अमेरिका ने बहुत सारे इस आदमी से गंदे काम करवाने हैं, गंदे काम, या उनको अपने
अमेरिकी नजरिए से उनको अपने देश के लिए अच्छा कुछ काम करवाना है, जैसे कि मिनरल रिसोर्सेस वहाँ के जो है क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कॉपर हुआ ये, और जो तमाम बलूचिस्तान के इलाके में जो माइंस है उसको ये करने के लिए ऑलरेडी ट्रम्प ने अपने जो वो फेमस लंच जो है उसमें ये सारा डील करो, उसके पहले से बातचीत चल रही है। अप्रैल के महीने में जब ये काफी टेंशन बिल्ड हो रहे थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो सबसे पहले एक एरिक मेयर आए, तो ब्यूरो ऑफ साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया एशियन अफेयर्स के वो हेड है, तो उन्होंने उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ। फिर उसके बाद से कांग्रेशनल डेलीगेशन आई, उसका भी यही एजेंडा था। फिर मार्को रूबियो ने बात की इशाक डार से इसके बारे में, और फिर आपने देखा कि ये जो लंच हुआ इसके साथ ट्रम्प के साथ, तो एक कहते हैं ना चौधरी साहब, देयर नो फ्री लंचेस इन डिप्लोमेसी। बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये लंच तो खिलाया और क्या क्या उससे लिया, कई सारे मतलब रिपोर्ट्स ट्रिकल करके आ रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन मिनरल एक बहुत बड़ा मतलब वो प्लेट में, वो एक मेन्यू में एक बहुत बड़ा वो एक आइटम था जो मिनरल्स है। और वो यहाँ पे तमाम जगहों पे भाषण भी दे रहे थे। मुनीर जो है वो ट्रम्प के मिलने से पहले कि हमारे पास कितना ट्रिलियन डॉलर का हमारे पास मिनरल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स, ये क्यों यूक्रेन के पीछे भाग रहे हैं जो अमेरिकन जो है, ये सब बातें वो कर रहा था। जी, जी। और आप देखिए कि इस आदमी को कैसे, एक ठुका हुआ आदमी बंकर में कायरों की तरह छिपा हुआ था जिसका कोई रोल नहीं था, इस मिनिमल रोल आई वुड से पूरे ये इंडिया पाकिस्तान एंगेजमेंट के समय जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था। फिर भी ये व्यक्ति, आप देखो किस तरह से इसको जबरदस्ती हीरो बनाया गया है, और हीरो बना के मिलिट्री उसको प्रॉप अप नहीं कर रही है जितना अमेरिका और ब्रिटेन कर रहा है इसको। और अभी ये वहां गया था नेवल नेवल एकेडमी में करेक्ट। पासिंग आउट परेड में चीफ गेस्ट था, और वहां उसने ये एक बड़ा सोमबर और सेलिब्रेटरी वो होता है, ओकेजन होता है। आपने प्रशिक्षण पूरा किया है और बहुत मेहनत के बाद आप फिर अफसर बनते हैं, और एक ऐसा ओकेजन होता है जब आपके पेरेंट्स आते हैं इत्यादि। ये वहां भी इसने ये जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सैबर रैटलिंग, उससे ये आदमी बाज नहीं आया। हिंदुओं को निशाना बनाया, हिंदुओं को नहीं पर्टिकुलरली, बट इंडिया बैशिंग तो उसने की। और ऐसे ओकेजन में हम उम्मीद करते हैं कि एक किसी जो रिव्यूइंग ऑफिसर है या जो चीफ गेस्ट होता है उसमें कुछ गहराई हो, कुछ उसमें सोबराइटी हो, कुछ कल्चरल डेप्थ हो। लेकिन एक इसका बाप तो क्लरिक था, बिल्कुल। सरकारी नौकरी करता था और क्लरिक भी था, तो आप उससे क्या मतलब उससे उम्मीद उम्मीद कर सकते हैं। तो उसने अपने फितरत के मुताबिक उसने इंडिया बैशिंग की, और कश्मीर का उसने राग अलापा फिर से कहा कि भारत जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं चाहता है, कॉन्फ्लिक्ट एलिमिनेशन चाहता है। और जो कुछ भी कश्मीर में मतलब हो रहा है वो सब उसको आप वो एक जेन्युइन स्ट्रगल है, यानी कि वो एक टेररिज्म के लिए वो ग्राउंड मतलब उसको जस्टिफाई कर रहा था उसने। अब क्या है कि एक कोई जब आप नेवल एकेडमी में जा रहे हैं तो आप तो मैरीटाइम इश्यूज पे बात करोगे ना। बिल्कुल। उसको तो वो चिंता होनी चाहिए थी कि तुम्हारा कराची किस तरीके से ठुकते ठुकते बच गया,
हमारे लोगों ने ये मैरीटाइम ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया, जबकि हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर और बाकी जो नेवल एसेट्स थे, दे वर बिल्कुल इन पोजीशन टू बॉम्बार्ड होल ऑफ कराची एज इन 71 वॉर। और कराची अगर ध्वस्त हो जाता तो आप समझ जाओ कि उसका क्या मतलब, फिर ये ऐसे ही कोई इनके पास जो एक ही सप्लाई का रास्ता जो है वो बंद हो जाता। तो उसके बारे में इसको चिंता करनी चाहिए कि भाई किस तरह से अरेबियन सी में इंडिया का डोमिनेंस है, बिना कोई रोक टोक के वहां बिल्कुल कश्मीर के ये कराची के विसिनिटी में ये पहुंच गए हमारे लोग। हाँ? हमारे जो नेवल फोर्सेस थे, तो उसके बारे में इसको चिंता करनी चाहिए ना। तो ये बार बार चौधरी साहब ये कहता है कि कश्मीर हमारा जगलर वेन है, कश्मीर हमारा जगलर वेन है। अरे भाई साहब, कश्मीर आपका जगलर वेन नहीं है, आपका जगलर वेन जो है वो कराची है। बिल्कुल। अगर कराची को ध्वस्त कर दिया जाए तो पाकिस्तान ऐसे ही भूखा है, और वो उसके बाद उसके क्या हालात होंगे ये इसको पता चल जाएगा। तो इसको मैं आपके चैनल के थ्रू पाकिस्तान वासियों को भी, ये पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूं कि इसको थोड़ा सुधारो। अगर सुधार सबके आपके अगर वो हक में है तो आप इस व्यक्ति को सुधारो और अपने लोगों की मानसिकता बदलिए कि कश्मीर करते करते कहीं कराची न लुट जाए। तो मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, ये वहां पे गया, ये फील्ड मार्शल रैंक में पहली बार शायद कोई पासिंग आउट परेड अपने कंट्री में अटेंड किया। तो नेवी वाले भी सोच रहे होंगे यार कि ये आदमी किस लिए फील्ड मार्शल बना, इसका तो रोल मिनिमल है, इसका तो कोई रोल था नहीं, लिमिटेड रोल था। ये तो एक दूसरे टाइप की लड़ाई थी जिसके बारे में मैं आगे 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 बात करूंगा। तो अभी है क्या कि फील्ड मार्शल इसको इसलिए बनाया अमेरिकन ने और जो पावर्स जो इसके पीछे, क्योंकि देखिए पाकिस्तान आर्मी इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर, पाकिस्तान आर्मी इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, द अल्टीमेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस। वो सब ठीक है, वो सब इलेक्शन वगैरह पीपीपी और वो तहरीक इंसाफ और ये पीएमएलएन, ये सब पार्टियां होती रहती हैं। लेकिन एक्चुअली क्या है कि इसको अमेरिकन ने इसको एक तरह से अपना एक स्ट्रैटेजिक एसेट के रूप में देखा है पाकिस्तान आर्मी को। तो उनका वॉरफेयर से वो सबसे अब कोई कभी उतना वास्ता नहीं रहा है। उनको है भैया दे आर ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, जो कहते हैं कि देखिए इन्होंने पावर नहीं ये किया है। वो कहते हैं ना कि एवरी कंट्री हैज अ स्टेट, एवरी स्टेट हैज अ मिलिट्री, बट इन पाकिस्तान द मिलिट्री हैज अ स्टेट। ये जो अरेंजमेंट है, दिस हैज बीन इंश्योर्ड बाय द वेस्टर्न पावर्स, particularly the United States of America, backed by the United Kingdom. तो इस चीज को लोगों को समझने की समझ, तो ये उनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जियो पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। और जो आपका पाकिस्तान आर्मी जो है उसका जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट है जिहादी। तो ये दिस इज द इक्वेशन। अमेरिकन के इंस्ट्रूमेंट, स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट पाकिस्तान आर्मी, और पाकिस्तान आर्मी का जो स्ट्रेटेजिक इंस्ट्रूमेंट है वो है आपका ये जो जिहादी तंजीम है। तो नेचुरली जब आप बीच में हो पाकिस्तान आर्मी, तो आप चीजें ऊपर भी मैनिपुलेट कर सकते हो, नीचे भी मैनिपुलेट कर सकते हो। और ऊपर में जो बैठा हुआ है, इस लिंक में जो ऊपर में अमेरिका बैठा हुआ है, कई बार उसको कई चीजें हैं, मतलब वो कहता है कि ठीक है इनको थोड़ा सा अपना लीवे दे दो,
हमारा अपना काम निकालना है। सो ये अरेंजमेंट, ये लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गवर्नेंस, इट इज अ पॉलिटिकल प्रॉक्सी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम। दूसरी क्या है कि ये देखिए, अब डर का हम डर कह रहे हैं, दैट्स नॉट द करेक्ट वर्ड। ये जी हमें इसमें खतरा क्या है? खतरा क्या है कि ये आदमी अभी भी एंटी हिंदू रेहेटरिक अपना नहीं छोड़ रहा है, और इसका जो वो अपना जो संस्कृति और सिविलाइजेशन और उस पे जो बकवास की थी और एंटी हिंदू जो उसने अपना पूरा जो हिंदू बैशिंग किया था, उसी के कारण वो एक तरह का मैसेजिंग था, स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग फॉर या जियो पॉलिटिकल मैसेजिंग फॉर ये आपके पहलगांव। तो अगर ये इसकी माइंडसेट है, जो कि बार बार मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं देखा गया है इवन आफ्टर ही हैज बिकम फील्ड मार्शल, तो ये सर ये तो बहुत लंबे समय तक फील्ड मार्शल रहे। बिल्कुल। और आप कह रहे हैं कि हो सकता है ये प्रेसिडेंट भी बन जाए, और बिल्कुल ये बहुत मुमकिन है। तो क्या जब ये आदमी पाकिस्तान के हेल्म पे इतने साल रहेगा, तो पाकिस्तान का डायरेक्शन कौन सा होगा? ये हमको सोचने वाली बात। क्या पाकिस्तान में कोई, अब इसके इसके रहते हुए तो पाकिस्तान विल विल फर्दर गो डाउन साउथ, वो एक एक्सप्रेशन है वो, कि यानी कि और नीचे की तरफ वो गिरता चला जाएगा। तो ये एक आदमी जिसका कोई रिटायरमेंट का ये नहीं है, कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट बनने वाला है, तो ये नेशन बिल्डिंग तो यही करेगा ना सर। अगर पाकिस्तान पहले नेशन नहीं है, नेशन बिल्डिंग ही नैरेटिव बिल्डिंग, तो सर नेशन तो वो कभी बन ही नहीं पाया। हाँ, जी हाँ। तो ये अब मान लीजिए कि अगर ये आदमी प्रेसिडेंट बन जाता है, तो ऐसे भी ये पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल क्लास का क्या होगा सर वहां पे? आज भी उनका कोई कुछ अस्तित्व नहीं। तो एक तरह से ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने एक साइलेंट कू किया सर। साइलेंट कू केवल मतलब रेजिम चेंज नहीं, उसने इनको बता दिया कि ही इज द मैन हु मैटर्स, इट इज द पाकिस्तान आर्मी विच मैटर्स। और उसने ये बता दिया कि पाकिस्तान स्टेट नाम की कोई चीज नहीं। पाकिस्तान स्टेट का मुखिया जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो ट्रंप ने नंगा कर दिया पाकिस्तान को, पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, इन एवरी वे। और दूसरा क्या नंगा कर दिया उसने उसने ये दिखा दिया कि तुम जितना भी चीन चाइना चाइना कर लो, असली चाबी हमारे पास ही रहेगी। और यहां तक पहुंचने के लिए पहले आसिम मुनीर को ठुकवाया गया है अच्छे से, और फिर बोला होगा कि लोग तो तुमको लिंच कर देंगे, तुम्हारे कपड़े फाड़ देंगे। मेरी बात सुनो, तो ट्रंप ने तो पाकिस्तान को बिल्कुल नंगा कर दिया सर। दूसरी बात है कि अब सोचने वाली बात है कि अब आगे क्या होगा। जी जी मोदी साहब ने तो रेड लाइंस खींच दी है सर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन्होंने नए रेड लाइंस ड्रॉ किए, और उनका ये कहना है कि भाई एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी कंस्टिट्यूड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो सोचने वाली बात है कि क्या पाकिस्तान की जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट है या उसका जो डीप स्टेट है, क्या वो मोदी के इस नए रेड लाइन से डिटर होगा? क्या ये रेड लाइंस ड्रॉ करने के बाद क्या हमला नहीं होगा?
और अगला अगला जो टेररिस्ट हमला होता है, जिहादी हमला, वो कहाँ होगा, कैसा होगा, आ, ये सोचने वाली बात है। और क्योंकि एक ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक न्यू नॉर्मल, ये तो आसिम मुनीर ने खुद कहा कि एक न्यू नॉर्मल हमने इस्टेब्लिश इंडिया ने किया है। अब उस न्यू नॉर्मल से सर आप नीचे नहीं जा सकते। बिल्कुल। आप ऑपरेशन सिंदूर में जो आपने पैरामीटर सेट किए, आप उससे नीचे नहीं जा सकते। आपको वो एस्केलेटरी लेवल पे या तो उतना ही आपको लेवल मेंटेन करना पड़ेगा या उससे ऊपर जाना होगा। तो अभी क्या है कि और जो कार्रवाई जो हम अगली होगी वो डिवास्टेटिंग होगा, वो बिल्कुल इमीडिएट होगा। तो हमने देखिए ये जितने हमारे पास विकल्प हैं, वो हमारे जो प्लानर्स हैं वो सोच रहे होंगे उसके बारे में, लेकिन मेरा अपना मानना है, मैं पाकिस्तान के विकल्प की बात कर रहा हूँ। जी। ऐसे ऐसे हालात में और इस रेड लाइंस के मद्देनजर वो आपको इस तरह से हमला करवाएंगे आपके ऊपर में कि जहां पर मैक्सिमम डिनाइबिलिटी। तो क्या कर सकते हैं, माओवादियों से आप पर हमला करवाएंगे, खालिस्तानियों से आप पर हमला करवाएंगे, या आपको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे, बांग्लादेश से करेंगे, नेपाल से करेंगे। अभी खबरें आ रही है कि नेपाल में काफी कुछ वहां पर ये पाकिस्तान की एक्टिविटीज वहां चल रही हैं। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से करवाएंगे, बॉर्डर स्टेट्स में नहीं करवाएंगे, हो सकता है कश्मीर में नहीं करवा के ये कहीं केरला में साउथ में आपके लिए कर ले। क्योंकि ये जो महिला जो जिसको स्पिनाच के लिए पकड़ा गया है, क्या नाम है इसका, देखिए, अरे अभी जो ये महिला पकड़ी गई जो इन्फ्लुएंसर का काम कर रही थी, उसने अच्छा, काफी जो कुछ ये हरियाणा मल्होत्रा मल्होत्रा, हरियाणा हरियाणा की जो लड़की पकड़ी गई है। हाँ मल्होत्रा मल्होत्रा नाम है उसका। तो उसने अभी आया है कि उसने काफी रिकॉनेसेंस उधर भी किया हुआ साउथ में। तो हो सकता है कोई मैरीटाइम रास्ते से कुछ किया गया हो, मतलब प्लान किया जा रहा हो आपके सदर्न स्टेट्स में। और लेकिन इस तरीके से किया जाएगा कि इसमें बिल्कुल मैक्सिमम डिनाइबिलिटी हो, और इसके लिए हमको तैयार तैयार होना होगा। तो ये देखिए क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, जो हमारी खामियां रही हैं, उसका अध्ययन, उसका विश्लेषण हो रहा होगा। मैं बिल्कुल ये यकीन करता हूं कि जरूर हो रहा होगा, लेकिन उसका वो बहुत जरूरी है ताकि जो हमारी खामियां हैं उसको दूर की जा सके। और आगे जो हम कार्रवाई करेंगे इससे बढ़ चढ़ के मतलब आई एम नॉट टॉकिंग सो इन 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 टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, लेकिन और प्रिसाइज। तो ये चिंतन हो रही होगी मेरे ख्याल से। और दूसरा कि हमने ऐसा नहीं है, हमने कारगिल के टाइम पे भी जैसे ही कारगिल युद्ध खत्म हुआ तो उसके 3 दिन के अंदर में कारगिल कारगिल रिव्यू कमेटी जो है वो सेटअप हो गई थी। और आपके दर्शकों को ये बता दें कि देखिए कैसे वॉरफेयर का क्या, कितने रंग, कितने अंदाज इसके होते हैं, कितने कैसे तरीके बदलते रहते हैं, किस तरह से रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स आता है। अ, अगर आप कारगिल से कंपेयर करें इसको, तो कारगिल मैं मानता हूं चौधरी साहब की इन द एनल्स ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, और बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं
इससे ज्यादा दुस्साहस वाली युद्ध पहाड़ों में उन ऊंचाइयों में, मैं असॉल्ट की बात कर रहा हूं, जहां पर आपके अप्रोचेस पर, जितने अप्रोचेस थे वो सारे विकल्प आपके पास नहीं खुले हुए थे, और वहां पर हमने उसमें जीत हासिल की थी। हमारे यंग ऑफिसर्स ने उतनी ऊंची ऊंचाइयों पर उन्होंने शेयर ग्रिट और डिटर्मिनेशन से अब भारत का झंडा वहां पे दोबारा मतलब उसको रिक्लेम किया था। लेकिन ये तो मैंने कह दिया, माउंटेन वॉरफेयर, टेनेसिटी, ग्रेट डिटर्मिनेशन, करेज, यू नेम अ थिंग। लेकिन उसमें कमी क्या थी सर? कारगिल में कमी ये थी कि आपके पास अपना जीपीएस नहीं था, आपके पास वो कई टेक्निकल साधन नहीं थे, और हम जीपीएस के लिए अमेरिकन पे डिपेंडेंट थे। अमेरिका ने उस खास मौके पर हमको जीपीएस देने से मना कर दिया था, जो जीपीएस की जो सुविधाएं हैं। बिल्कुल। तो अब कभी कभी तो ये लगता है कि क्या ये बीच बीच में ये फिक्स्ड मैच खेलते हैं अमेरिकन पाकिस्तान मिलिट्री के साथ मिलकर, क्योंकि उनका कुछ जियोपॉलिटिकल जो उनका एजेंडा होता है रीजन में, वो अलग होता है। तो ये तमाम ये सोचने वाली बातें हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि कारगिल युद्ध टेक्नोलॉजी डिनायल के लिए जाना जाएगा, जहां तक टेक्नोलॉजी का कमाल है, सवाल है। और किस तरीके से हमारे जो इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज जो है उसको एक्सप्लॉइट किया गया उस समय कारगिल में, और न्यूक्लियर वल्नरेबिलिटीज। अरे इस युद्ध खत्म करो, जो द टू स्टेट्स, न्यूक्लियर वॉर, फ्लैश पॉइंट, ये सब न्यूक्लियर का वो झांसा देके, इस तरीके से अभी तक जो यहाँ पर जो एजेंडा चल रहा था अमेरिकन का और पाकिस्तान का और बाकी जो उसके जो इंटरनेशनल बेनिफेक्टर्स है पाकिस्तान के, स्ट्रेटेजिक बेनिफेक्टर्स, तो वो कारगिल युद्ध में हमको देखने को मिला। लेकिन ये ऑपरेशन सिंदूर का आप देखिए, 90 घंटे का कॉन्फ्लिक्ट ये चला। जी जी। 90 घंटे के कॉन्फ्लिक्ट में जो टेक्नोलॉजी का लेवल था और जो उसका पेस और इंटेंसिटी था, वो अनप्रेसिडेंटेड। कंपेयर दिस विथ कारगिल, कि जहां पे फिजिकल असॉल्ट्स हो रहे हैं और यहां पर वॉर जो है बिल्कुल स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से ये हो रही है। कारगिल में टेक्नोलॉजी डिनायल था, अभी आप देखें तो यहां पर केवल टेक्नोलॉजी पे, मतलब इट वाज अ टेक्नोलॉजी वॉर, टेक्नोलॉजिकल वॉर। और अभी इसमें जो आपकी जीपीएस है नाविक, आपकी सफलता में उसका बहुत बड़ा रोल था। So see what kind of transition India has made from Kargil to Operation Sindoor. उसके बाद मैं बोला कि इसकी लेवल देखो आप, इस 90 घंटे की कॉन्फ्लिक्ट की जो टेक्नोलॉजिकल लेवल, उसका स्कोप, उसका डेप्थ, बोल्डनेस, जियोपॉलिटिकल रिस्क लेने की क्षमता। बिल्कुल। कारगिल वॉर में हमको कहा गया कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल वहीं पर कन्फाइंड रहिए, दूसरा फ्रंट मत खोलिए, न्यूक्लियर युद्ध हो जाएगा। इस बार हमने कहा कि कोई न्यूक्लियर युद्ध की ऐसी की तैसी। हमने नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, हमने सारा पाकिस्तान को टारगेट किया। कारगिल, या आप इसको पुलवामा ले लें, ये क्या था सर? व्हाट वाज कारगिल? कारगिल वाज ए, कारगिल जो था वो एक जेन के में जो कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही, प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, उसका एक हिस्सा था। 26/11 क्या था?
जिहादी दहशतगर्दी कश्मीर से घूम के वो मुंबई पहुंच गई थी समुद्र के रास्ते। वो 26/11 था। पहलगाम क्या था, ये पुलवामा क्या था, एक ऐसा टारगेट इन्होंने चूज किया, एक सीआरपीएफ की बस जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से लोग उसमें थे, और उनको टारगेट किया गया। और जब उनकी डेड बॉडीज गए तो आपको मालूम है कि पूरे भारत में एक माहौल बना, एक दुख का माहौल, एक गुस्से का माहौल। तो कश्मीर के थ्रू एक्चुअली दे टारगेटेड होल ऑफ इंडिया। तो हम क्या कर रहे थे, हमारी सोच होती थी कश्मीर में पहले तो ये सब बात होती रही, कई दशक हमने उसमें गंवा दिए, ये आर्थिक तंगी है, वहां पे आर्थिक रूप से डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लोग अपने मतलब हमारे हम उनको दिलों से नहीं जोड़ पाए हैं, और दिलों से जोड़ते जोड़ते उन्होंने हिंदुओं को भगा दिया वहां से। फिर ये दौर आया आपको कि अच्छा ये जो लॉन्च पैड है ना, इनको लॉन्च पैड को एड्रेस करो। तो हमने कई बार, एक बार हम ध्वस्त करते थे, फिर दोबारा लॉन्च पैड तैयार हो, फैक्ट्री उनकी चलती रहती थी, मदरसे से जिहादी बनते रहते थे, वो आते रहते थे, ये सिलसिला चला। तो हमारी जो सोच थी वो कश्मीर सेंट्रिक थी, उनकी सोच जो थी कि कश्मीर के जरिए पूरे हिंदुस्तान पे गजवाए हिंद करो। लेकिन इस बार बीच में हमने किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, वो थोड़ा एक एक नॉच ऊपर था। जी हाँ। हम जो नॉर्मल कार्रवाई कर रहे थे, फिर बालाकोट किया, उससे थोड़ा ऊपर था। लेकिन इस बार हमने कहा कि तुमने पहलगांव में फिर से तुमने एक पैन इंडिया टारगेट कश्मीर में चूज किया, इस बार हमारा भी रिस्पांस पैन पाकिस्तान होगा। और हमने पीओजेके से लेके और इनको सिंध और बलूचिस्तान तक ठोका, बिल्कुल। इंडियन बॉर्डर से लेके अफगान बॉर्डर तक ठोका। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। तो इसमें एक और इस लड़ाई की बड़ी खासियत थी। देखिए, ये लड़ाई जो थी, ये मशीनी आंखों की लड़ाई थी। ज्यादातर लड़ाइयां इंसानी आंखों से लड़ी जाती थी, ये मशीनी आंखों की लड़ाई थी। बिल्कुल। यानी कि जो आपका मशीन की जो नजरिया था, जिसको बियॉन्ड विजुअल रेंज बोलते हैं, जिसने पहले दुश्मन को अपने जो भी अपने सोफिस्टिकेशन ऑफ इक्विपमेंट आप कहिए, और या उसके जरिए आपने, जिसने पहले देख लिया दुश्मन को, उसने ध्वस्त कर दिया दूसरे को। और इसमें हमने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। और दो चीजें थी, एक तो बियॉन्ड विजुअल रेंज, और दूसरा ये आपका एडवांस एयरबॉर्न रडार्स जो थे। इन दोनों के जरिए जो हमने लड़ाई लड़ी, बियॉन्ड विजुअल रेंज की लड़ाई, वो भी इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड है, और पूरी दुनिया में इसका इसका अध्ययन हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये द लॉन्गेस्ट PVR कॉम्बैट इन हिस्ट्री। BVR मतलब विजुअल रेंज, बियॉन्ड विजुअल रेंज। और इस तरह के टैक्टिक्स हमारे एयरफोर्स में, जो वहाँ टैक्टिक्स एंड कॉम्बैट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो इस पर लगातार काम करती रहती है। अब इस युद्ध पे हमको, मैंने कहा कि इस पर विचार करना होगा, उपलब्धियों पे, अपनी खामियों पर, भविष्य में क्या लड़ाई होगी। और ये तय कर पाना इतना आसान नहीं। जी। अभी आप देख रहे हैं कि मानव रहित
प्लेटफॉर्म्स को, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, एयर में भी, सी में भी, कुछ हद तक लैंड पर। रशिया यूक्रेन वॉर में आप देख रहे हैं। अब सबसे बड़ी हमारे पास सामने ये चुनौती है कि ये तय करना कि आगे की जो हमारी बनावट होगी, जो हमारा वॉर फिलॉसफी होगा, या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होगा, उसमें मैन और अनमैन्ड का क्या सही रेशियो होगा, किस पे ज्यादा तवज्जो दी जाए, किस पे ज्यादा इन्वेस्ट किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। और जब आप इस तरह के जब रिवॉल्यूशनरी इक्विपमेंट ओरिएंटेड चेंजेस होते हैं, तो आपकी युद्ध पद्धति तो बदल ही जाती है। आपका जो मैन पावर प्लानिंग जो है, और आपका मैन पावर रिक्वायरमेंट है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उस पर असर होगा। अब जैसे आप एम्यूनिशन का रिजर्व्स रखते हैं, जी जी। जिसको हम वॉर वेस्टेज रिजर्व कहते हैं। अभी इस तरह के इंटेंस लड़ाई में मतलब जितने इतने मिसाइल छोड़े जाएं, ये तो आप समझिए कि ये जो वॉर वेस्टेज जो रिजर्व जो है हमारा, उस पर भी, उसमें भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। और आखिरी में मैं इतना कह दूं कि बड़ी उपलब्धियां थी हमारी ऑपरेशन सिंदूर में। दुनिया को हमने एक नए प्रकार का हमने युद्ध पद्धति से अवगत कराया। कई ऐसे थे, जैसे आपका तुर्की का जो बैरक्तियार जो ड्रोन्स था, मैंने सुना है कि उसके पायलट्स भी आए हुए थे पाकिस्तान में, वो भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। दूसरा चीज हुआ कि ये जो टू फ्रंट सिचुएशन की बात हो रही थी, उसको हमने एक्सपोज कर दिया। हमने जो ये न्यूक्लियर ब्लफ जो था, उसको हमने कॉल ऑफ कर दिया। हम लोग तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी नहीं है। वो जितने वहां वॉरहेड्स है रखे हुए, सब वो टैक्टिकल वॉरहेड्स वो अमेरिकन के रखे हुए थे, और अमेरिका ही ये ब्लफ चला रहा कि इनके पास, बिकॉज इट सूटेड द अमेरिकन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन द रीजन। तो हमने उसको जब ठोका, तो अभी देखिए कल या परसों एक सीआईए का अधिकारी, जो कि जिसने बहुत साल बिताए पाकिस्तान में, उसने भी यही बात कही कि पाकिस्तान के पास अपना न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। हो सकता जी है एक डर्टी वेपन, वो डर्टी बॉम्ब हो, वो एक अलग चीज है। कोई एक चीज आपने फोड़ दी तो उससे वेपनाइजेशन एक बिल्कुल अलग चीज है। और जहां तक ये देखिए, एक्यू खान जो था, एक्यू खान वॉज बेसिकली वो मेटलर्जी का आदमी था। उसका स्पेशलाइजेशन जो था वो आपका वो उसमें था, रिफाइनिंग में। तो ये हमारी काफी इसमें उपलब्धियां रही हैं एट स्ट्रेटेजिक लेवल, जियोपॉलिटिकल लेवल, टैक्टिकल लेवल। लेकिन इस पर विचार करने की और भी आवश्यकता है। और जो असेसमेंट और एनालिसिस तो लगातार चलना चाहिए। और अभी जैसे ये कह रहे कि इन्होंने मुनीर को ये भी बोला कि भाई देखो, तुम किसी तरह का असिस्टेंस नहीं पहुंचाओगे। एक्यू खान ने भी इनको भी सेंट्रीफ्यूग का वो दिया था, ईरान को भी। और पाकिस्तान आर्मी की जानकारी से नॉर्थ कोरिया को भी दिया। नॉर्थ कोरिया को भी बताते हैं जी। तो ये सारा का सारा कुछ एक ऑपरेशन सिंदूर ने कितने कितने रहस्य जो थे, और कितने जो चीजें कंसील्ड थी, उस पे से पर्दा उठाया है इन्होंने। सिंह तो साहब। आखिरी में सर, मैं हाँ जी जी। देखिए, सब अच्छा था। देखिए, एक थोड़ी हमको अगर कमी मुझे महसूस हुई है पूरे 90 दिन के उसमें एंगेजमेंट, तो वो थी हमारी स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशंस की।
स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस, फॉरेन सेक्रेटरी, आर्म फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, वो अपनी जगह पर ही है। लेकिन स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस, और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का सबसे अहम हिस्सा है, वो है जो आपके ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं वो किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं। बहुत लोगों ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया, एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन भी गई, बहुत अच्छा उनका पोस्चरिंग रहा, जिस मिशन से उसको भेजा गया था वो मिशन प्लस अचीव करके आए। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग था जो कि परफंक्ट्री वे में, ये तो जैसे एक नॉर्मल तरीके है, मुझे अपने सेना पर गर्व है ये वो, लेकिन उसके बाद जो वो सवाल ठोक रहे थे उससे बिल्कुल। देश का भला नहीं होता, उससे देश का भला नहीं हो, और ऐसे लोगों को हम देशद्रोही मानते हैं। मैं ये जानना चाह रहा था, आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कई बार हमें लगता है कि एक नेक्सस है और कुछ-कुछ हरकतें ऐसी चलती रहती हैं वेस्टर्न से, ख़ास तौर से अमेरिका की तरफ से। अभी जैसे इनके F-35, एक को तो हमने डिटेक्ट करने के बाद तिरुवनंतपुरम में उतरने के लिए बाध्य कर दिया कि भई तू नीचे आ जा, तेरे से बात करनी पड़ेगी। और एक आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया के ऊपर से यू टर्न लेकर के भाग गया जब उसके पायलट को बताया गया कि हमारी मिसाइलें तैयार हैं, तो यहाँ कर क्या रहा है, घूम कैसे रहा है। तो ये जो 2 घटनाएँ घटी हैं, क्या हम ये माने कि कुछ-कुछ चल रहा है अमेरिका के स्तर पर या ब्रिटेन के स्तर पर? क्योंकि जो केरल में उतारा है वो तो ब्रिटिश एयर फोर्स का, रॉयल आर्मी का जहाज है। मैं मेरा ये मानना है, हो सकता है बहुत लोग इससे इत्तेफाक न रखें जो मैं बोल रहा हूं, कि ये ब्रिटेन में जो स्टारमर जो प्राइम मिनिस्टर है, ही सीज ट्रम्प एज नॉट एज एन एडवर्सरी बट एन एनिमी। ओके। और उसको ये, वो लेफ्टिस्ट आदमी है, अ, उसकी सोच बहुत ही अलग है। और एक बार इसको ट्रम्प ने, एक बार इसको काफी इसकी बेइज्जती भी की थी, इससे बोला था कि तुम क्या अकेले यूक्रेन में जीत सकते हो क्या, ये बात पूछी थी उसने। ये उस मत का आदमी है कि ये यूक्रेन को सारी और साजो सामान युद्ध के दिए जाए और लगातार देते रहे। ट्रम्प का है कि भैया अब देना बंद करो, अब ये युद्ध समाप्त करो। स्टारमर जो है वो पुतिन का पुतिन को अपना दुश्मन मानता है, ट्रम्प उसको दुश्मन नहीं मानता है। डेमोक्रेट्स भी पुतिन को अपना दुश्मन मानते हैं, उसको मरवाने की भी बहुत कोशिश की गई थी। डेमोक्रेट्स का चाइना की तरफ सॉफ्ट एटीट्यूड है, सॉफ्ट पोस्चरिंग रहा है, और टोटली एंटी रशिया रहा है। ट्रम्प का और रिपब्लिकन्स का बिल्कुल उल्टा है। ट्रम्प इज soft towards Russia and takes a very hard posturing as far as China is concerned. तो इसमें हुआ क्या है सर कि F-35 यहीं पर कंट्रोवर्सी में नहीं है। पोर्चुगल ने मना कर दिया लेने से, कनाडा जो है वो उस पर फिर से रीथिंकिंग कर रहा है, कोई 8 F-35 खरीदने थे उसको। ऑस्ट्रेलिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी कुछ कह रहा था कि यार इसका स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलता, कई हम लोग और कई हम ऊपर हमारे ऊपर मतलब स्टिपुलेशंस होते हैं, प्रतिबंध होता है। तो ये 3-4 जगह से ये हुआ। अब हुआ क्या है सर, जी। कि अभी
हेग में नाटो कंट्रीज की मीटिंग हुई, 23 नाटो कंट्रीज की, और उन्होंने तय किया कि हम अपना डिफेंस स्पेंडिंग 2% से 5% ऑफ जीडीपी हम बढ़ाएंगे। तो ट्रंप ने तो पहले से इनको कह रहा था कि भैया अपनी जिम्मेदारी खुद लो, तुम, हम नहीं कर सकते हैं, तो अब उन्होंने कर दिया है। तो 2 से 5% जंप बहुत बड़ा होता है सर, जी जी और जी। उसमें 1.5 से 2%, उस 5% में 1.5 से 2% जो है वो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे और डिफेंस प्रोडक्शन पे वो खर्च करने जा रहे हैं। तो अगर वो जो कह रहे हैं कि हमारा F-35 खरीदो, तो मान लो ये अपना, अगर जैसे यूरोपियन कंट्रीज अपने पार्टनरशिप में, जैसे यूरोफाइटर था, ये अगर, तो इसका क्या होगा फिर? बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये अपना हथियार सामान कहां बेचेंगे सर? और इसका उदाहरण है, आपको मैं बता देता हूं, फ्रांस और जर्मनी ने मिलकर एयरबस बनाया सर, और उन्होंने बोइंग को चैलेंज किया। तो हो सकता है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो हमारा बोइंग का क्रैश हुआ है, और लगातार कहीं ना कहीं कुछ घटनाएं होती जा रही हैं सभी जगह पे, तरह तरह की घटनाएं बोइंग को लेके, जो एयर इंडिया की फ्लीट में जो है उसको लेके, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हो सकता है ये भी एंगल हो। इट हैज बिकम विक्टिम ऑफ कॉर्पोरेट वार। मैं वही वही टेम्पलेट या वही कारण ये F-35 का मुझे लगता है कि ये ट्रंप को सबक सिखाना चाहते हैं। खत्म हो गया जिस दिन ये यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में लैंड किया, और ये तब जब हुआ, आप देखिए मार्केट खत्म हो गई F-35 की, इट्स गॉन, फिनिश्ड। और और करीब करीब जो है 18-20 दिन खड़ा रहा, और पूरा कोई इसमें तमाशा। बड़ी बात क्या थी? वो जाता अपना एक पहले भी अपना वो भेज सकता था। अब अंदर की कहानी क्या है, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सब ये स्टारमर का या जो ब्रिटिश जो डीप स्टेट है, MI5 है, उसका इसमें बहुत कोई एक संदिग्ध रोल है, और ये इसी कारणों से जो मैं कह रहा हूँ वो किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है RSN सिंह साहब, और कई मुद्दों पर आपने बहुत खुल कर के बात की है। सर थैंक यू सो मच, आप जुड़े, आपने इतना समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। थैंक यू सो मच। नमस्कार।